हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू करते हुए, चैप्टर 3 कौन सा है हमारा, धातु और अधातु, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम धातु की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे और सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। और हाइड्रोजन गैस को आप बच्चों आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, जी हाँ, पॉप साउंड के द्वारा। जो फट फट की ध्वनि होती है इसके जलने से आती है, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। ओके, धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। सोडियम एग्जाम्पल दिया है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। उसके बाद बच्चों देखिए, जो कॉपर है वो तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है बच्चों। तो डायग्राम में क्या है कि तांबा जो है यानी कॉपर वो रिएक्ट नहीं करता, जबकि जो जस्ता है, मैग्नीशियम है, ये रिएक्ट करते हैं, ये अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। क्यों नहीं करता, तांबा क्यों नहीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? तो बच्चों देखिए, ये हमारी सक्रियता श्रेणी है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, जो ये कॉपर है, तांबा, ये हाइड्रोजन से नीचे यहाँ पर उपस्थित है। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो जो धातुएं हैं उनकी सक्रियता वो कम होती चली जाती है, यानी उनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कम हो जाएगी। और जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, इसलिए कॉपर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर कॉपर क्लोराइड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जो धातुएं हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। यानी धातुएं जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है कि वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन देने वाला है। ओके, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ऑक्सीकारक क्या होते हैं, यानी ये एक तरह का ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीजन देने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है ये उसको साथ साथ क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देगा, जिसके कारण क्या होगा, वो जो है जल में परिवर्तित हो जाएगा और स्वयं ये नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, ऑक्साइड यानी जैसे N2O हो सकता है, NO नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें ये अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करती है नाइट्रिक अम्ल के साथ और क्या फॉर्म करती है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाती है। इसी तरह मैग्नीज भी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी और मैग्नीज नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे सक्रियता श्रेणी को। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, उस श्रेणी को हम क्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं धातुओं की। अब ये क्रियाशीलता श्रेणी है बच्चों, ये जो श्रेणी है इसमें आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं पोटाशियम, सोडियम। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, जो इनकी सक्रियता है वो कम होती चली जाती है। आप देख पा रहे हो घटती अभिक्रियाशीलता। उसके बाद लास्ट की जो धातुएं हैं वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं, ना के बराबर। तो इस जो
सक्रियता श्रेणी है इसको हम एक ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सक्रियता श्रेणी है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये आपकी हेल्प करेगी। तो देखिए ट्रिक क्या है। सो स्टूडेंट्स ये ट्रिक है, इसमें आप कैसे याद कर सकते हो। केदारनाथ के नाथ से Na सोडियम, का यानी कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके आयरन, पकाता Pb लेड, है हाइड्रोजन, कुछ Cu कॉपर, हींग Hg, अजवायन Ag और Au क्या है बच्चों गोल्ड और पड़ेंगे। तो इस तरह से केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवायन और पड़ेंगे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे आप इसको याद कर सकते हो। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किस तरह आप सक्रियता श्रेणी को याद कर सकते हो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सी जो धातुएं हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं, कौन सी ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होंगी वो कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से विस्थापित कर सकती हैं। ये आपने विस्थापन अभिक्रिया जब पढ़ी है चैप्टर फर्स्ट में तो आपने इनको अच्छे से डिस्कस भी किया है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट हम कि मैग्नीशियम से शीशे तक। देखिए मैग्नीशियम से यहाँ से लेकर लेड तक ये जो धातुएं हैं ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक की सभी धातुएं सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो कॉपर से जो गोल्ड है ये सामान्य जो धातुएं हैं उनकी तरह अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संक्षारित नहीं होते। जो सोने जैसी धातुएं हैं वो उन पर किसी तरह का जो है कोई ऑक्साइड नहीं बनते, ठीक है। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी धातुएं आसानी से ऑक्साइड्स बना देती हैं। और हाइड्रोजन यहाँ पर एक गैर धातु है, ठीक है। ये जो है एक क्या है अधातु है, लेकिन इसे भी सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है। इसको बच्चों हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग से जगह दी गई है, क्योंकि इसके कुछ गुण जो है धातुओं से मिलते हैं, कुछ अधातुओं से मिलते हैं, लेकिन इसको भी यहाँ पर जगह दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में बहुत ज्यादा मददगार है। अब हम देखेंगे कि जो धातुएं हैं वो दूसरे विलयन जो है उसके साथ, दूसरी धातुओं के जो विलयन है उनके साथ कैसे अभिक्रिया कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर धातु A है और उसकी अभिक्रिया करवाई गई है B का लवण विलयन। कोई भी धातु है B, उसका लवण विलयन है, तो यहाँ से क्या होगा, जो बनेगी अभिक्रिया वो क्या है कि A का जो लवण विलयन है वो बनेगा और धातु जो है वो ऐसे अलग निकल जाएगी B धातु। सो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसने क्या फॉर्म किया FeSO4 प्लस कॉपर। सो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से नीले रंग का FeSO4 बन गया और कॉपर जो है वो निकल गया। उसके बाद कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इससे क्या बना कॉपर नाइट्रेट बच्चों निकल गया, यहाँ से CuNO3 ओके। तो कॉपर यहाँ से कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का जो है ये होगा नीले रंग का, और सिल्वर ये जो है ये एज इट इज निकल गया, ठीक है। चांदी, सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है, ठीक है। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो बच्चे सभी धातुएं जो है, ना तो सभी धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना ही सभी ऑक्सीजन के साथ करती हैं, ना ही सभी एसिड के साथ करती हैं। सो अलग अलग धातुओं की अलग अलग अभिक्रियाशीलता है, और ये जो अभिक्रियाशीलता है इनकी, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं, जो आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ी हैं। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको दिखाया गया है, आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो है हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये आयरन सल्फेट का विलयन है। इसके अंदर हमने लोहे की कील जो है डाली हुई है और इसके अंदर तांबे का तार डाला हुआ है। तो यहाँ किसमें अभिक्रिया होगी, यहाँ पर जब आप कुछ देर बाद इन कीलों को निकालोगे तो लोहे की कील पे कुछ इस तरह से आपको भूरे रंग की परत जो है वो दिखाई देगी। वो परत दिखाई क्यों दी, क्योंकि जो यहाँ पर लोहा है वो तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें से उसने उसको विस्थापित कर दिया और क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा। जो तांबा है वो अलग से यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जबकि इस वाली परत नली में कोई भी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि तांबा लोहे को उसकी जगह से विस्थापित नहीं कर सकता, वो उससे कम अभिक्रियाशील है।
इसीलिए तांबा लोहे को उसके जो उसका विलयन है आयरन सल्फेट का उससे अलग नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों जो काफी इजी हैं और आप इजीली इनको लिख सकते हो। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बच्चों कौन सी गैस उत्पन्न होगी? जी हाँ, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और यह अभिक्रिया भी लिखनी है आपको, जस्ते की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए जस्ता जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। आप इसको संतुलित कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है? तो कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ये किसका फॉर्मूला है? कॉपर नाइट्रेट का, जो कि नीला रंग का विलयन होता है। और सिल्वर जो है यहाँ अलग से निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है बच्चों वो है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया। ठीक है, कुछ दिनों बाद लोहे के बर्तन में बहुत से छेद हो गए, जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखना है। तो देखिए हमने देखा था कि जो लोहा है Fe वो क्या है, वो जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। यानी लोहे का बर्तन है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट जो है वो डाल के रख दिया गया, तो लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा, ये इसको इसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, तो क्या करेगा, और खुद जो है फेरस सल्फेट का विलयन बना लेगा और कॉपर अलग से डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर ये फेरस सल्फेट बन जाता है, जिसके कारण आयरन तो जो है वो लगातार क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करता रहेगा, जिसके कारण उसके अंदर क्या हो गए, बहुत सारे छेद हो गए। लोहा कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, अभिक्रिया होने के बाद बर्तन में बहुत से छेद हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो यहाँ पर जो दिया गया है, उपरोक्त तालिका का प्रयोग कर धातु A, B, C और D के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको जो है यहाँ पर देने हैं। तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके समझेंगे क्योंकि बहुत छोटा फॉन्ट आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर हम बाद में करेंगे, पहले समझेंगे। उपरोक्त तालिका का प्रयोग कर धातु A, B, C और D के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे A, B, C, D 4 जो है आपको धातु दी गई हैं। तो इसमें देखिए A धातु जो है आयरन सल्फेट से कोई अभिक्रिया नहीं है, कॉपर सल्फेट के साथ ये अभिक्रिया करके विस्थापन कर देती है। B जो है वो आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेती है। C जो है किसी से कोई अभिक्रिया नहीं करती, केवल सिल्वर नाइट्रेट से करती है। D जो है किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। तो यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है धातु B, जो आयरन सल्फेट से अभिक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट देखिए, यदि धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर धातु B डाला जाएगा तो विस्थापन हो जाएगा, क्योंकि जो B धातु है वो आयरन को विस्थापित कर देती है। इसका मतलब कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर से भी रिएक्ट कर जाएगी। तीसरा देखिए, क्रियाशीलता के क्रम में धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील B है, उसके बाद जो है ये A हो जाएगी क्योंकि कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर रही है। उसके बाद C हो जाएगी क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित कर रही है, क्योंकि सबसे जो है कम रिएक्टिव होती है सिल्वर। ठीक है, Ag, उसके बाद है कॉपर, उसके बाद यहाँ पे कम रिएक्टिव आयरन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे जिंक सल्फेट है, जिंक जो धातु है वो है। क्लियर? तो इसीलिए सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पर बच्चों D हो जाएगी। तो इसका जो क्रम रहेगा वो B, A, C और D रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, B सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। सेकंड का लिखेंगे, यदि B धातु को कॉपर सल्फेट विलयन में डालें तो विस्थापन क्रिया होगी, कॉपर सल्फेट का नीला रंग हल्का हो जाएगा और कॉपर के भूरे लाल कण नीचे बैठ जाएंगे। थर्ड का आंसर लिखेंगे, अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है B, A, C, D। तो यहाँ से आप फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है कर लेंगे। ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।